छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले ने सियासी भूचाल मचा दिया है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ईडी के शिकंजे में आ गए। ईडी ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास में दबिश देकर उनके बेटे चैतन्य बघेल से कड़ी पूछताछ की है। भूपेश बघेल के घर के अलावा ईडी ने उनके बेटे के करीबियों से जुड़े 14 अन्य ठिकानों पर भी धावा बोला। ईडी की ये कार्रवाई बजट सत्र के दौरान हुई, इसीलिए इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बहिष्कार किया और प्रश्नकाल को बाधित कर प्रदर्शन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में लौटकर सत्ता पक्ष के विधायकों ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, मगर सत्र का बहिष्कार कर सभी विधायक भिलाई प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस बीच भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इसे बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि सेक्स सीडी कार्ड में उन्हें फंसाने में नाकाम बीजेपी ने ये नई चाल चल रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक के नेता उनके पक्ष में लामबंद दिखे। भिलाई में भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी की रेड हो रही है। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। यह रेड किस केस में है किसी को नहीं मालूम, क्यों हो रही है नहीं मालूम। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह के काम कर रही है ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। ये कार्रवाई आज क्यों? कौन सी ऐसी जानकारी ईडी को कल रात को मिली कि आज उनको कार्रवाई करनी पड़ी? ये सारी बातें तो महीनों से जानकारी हुई। ठीक जब पंजाब में ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल जी हमारे महामंत्री बनाए गए हैं पंजाब में, तो बात क्या सामने आती है? मेरे मन में क्या बात है? ईडी फिर वही काम कर रही है जिसे हम बीजेपी की बी टीम स्वरूप काम करते थे। जांच अपनी जगह की बात है। जांच की टाइमिंग किस तरह से की जा रही है? जांच बहुत जगह हुई, एक भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े किसी संदर्भ में किसी मामले में जांच आपने सुनी? केवल घोटाले नॉन बीजेपी वाले लोगों के यहाँ ही होते हैं। ईडी के छापे को द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताने पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, प्रदेश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है कि सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई तेज होती जा रही है। यह आशंका तो शुरू से ही थी कि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के बड़े नेताओं पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के रडार पर आने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान आ गया है। अब देखना यह है कि तूफान कब थमता है और इसके पहले किसे किसे बटोर ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की आग लगातार बढ़ रही है और आपको बता दें कि ये आग अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास तक भी पहुंच चुकी है। तड़के सुबह प्रवर्तन निदेशालय की टीम भूपेश बघेल के ठिकाने पर पहुंचती है, निवास पर पहुंचती है और इसके बाद दस्तावेज खंगाले जाते हैं। कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई शुरू होती है और इसके साथ ही शुरू हो जाते हैं प्रदर्शन, विरोध विपक्ष का और निशाना सीधे सरकार पर निशाना कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है सरकार का और ईडी को कहीं ना कहीं बी टीम बीजेपी की बताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए शराब घोटाले को लेकर इसके पहले भी कार्रवाई की गई कवासी लखमा के विरोध में और
ये संकेत बीजेपी के नेता लगातार दे रहे थे कि ये तो सिर्फ कार्रवाई है, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, कई और नेता के नाम भी सामने आ सकते हैं। भूपेश बघेल की ओर इशारा था और आखिरकार अब वो दिन आया जब भूपेश बघेल के यहां भी ईडी ने दबिश दी है और इसी मामले को लेकर दबिश दी है, जिससे आज सड़क ही नहीं बल्कि सदन तक इसकी गूंज सुनाई दी है। कुल मिलाकर देखा जाए एक बार फिर से वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। विपक्ष और सरकार आमने सामने है। आखिर कब तक ये घोटाले की आंच बुझती है या और बढ़ती, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। क्या शराब घोटाले में फंस गए भूपेश बघेल? क्या पुख्ता सबूत के बाद ईडी ने कसा शिकंजा? क्या चैतन्य पर भी कवासी लखमा जैसा एक्शन ले सकती है ईडी? छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर करेगा शराब घोटाला? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से उज्जवल दीपक जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी निश्चित आपसे करना चाहूंगी मैं। आज जिस तरह से हंगामा देखा गया, और हालांकि यह हंगामा ना सिर्फ सड़क तक रहा बल्कि सदन में, क्योंकि सत्र चल रहा है और निश्चित ही मामला जो भी रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या प्रश्नकाल के दौरान ये इस तरह का विरोध उचित था? क्योंकि सत्र हो रहा है, सत्र में जनता के मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आज जो हुआ उसको लेकर चर्चाएं तो नहीं हो पाई है। दूसरा ये कि आखिर जब देखा जाए ईडी कार्रवाई कर रही है तो सवाल क्यों आखिर सरकार पर है? क्यों आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है? कार्रवाई तो होती आई है पहले से भी। खुशी जी, मुझे निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमारी यूपीए सरकार ने 10 सालों में ईडी के कुल 112 मामले दर्ज किए, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने 11 साल में लगभग 3060 मामले दर्ज किए हैं। और जो कन्विक्शन रेट है इन 3060 मामले, लगभग जो मुख्य आरोपी आखिरी में साबित हो रहे मात्र 15, मतलब कन्विक्शन रेट है दैट इज 0.5%। अगर ईडी 200 लोगों पे कार्रवाई करती है तो आखिरी में एक व्यक्ति जो है वो आरोपी साबित होता है, बाकी 199 व्यक्ति जो बेकसूर साबित होते हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो आधारभूत है, 95% मामले आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के नेताओं पर दर्ज करते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के, आज महती जिम्मेदारी उनको पंजाब में दी गई है। आज ये वही भूपेश बघेल जी हैं जो शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास को लेके वर्तमान शायद सरकार पे सीधे आरोप लगता है। और ये पहली बार नहीं, फ्राइडे को आज आरोप लगता है विधानसभा में और आज मंडे को सवेरे उनके पास ईडी पहुंच जाती है। इसके पहले कवासी लखमा जी दंतेवाड़ा की एक ही नाले पे 3-3 पुल, बिना बजट के प्रावधान के, बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के जो भ्रष्टाचार का खुला पर्दाफाश किया, उसके घर ईडी पहुंच जाती है। अभी विधानसभा में लगातार न केवल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और इन्हीं के खुद के नेता विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी और शायद सरकार को कटघरे में घेर रहे हैं। आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, केंद्र में संसद में आज से सत्र शुरू हो रहा है, तो ये दिख रहा है कि मुद्दों को डायवर्ट करने के लिए न केंद्र की मोदी सरकार के पास कोई जवाब है, न यहाँ शायद सरकार के मंत्रियों इनके नेताओं के पास, तो मुद्दों को डाइवर्ट कर। दूसरी बात हो रही है कि भूपेश बघेल जी को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता लगातार भूपेश बघेल से घबराते हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में उनको महती जिम्मेदारी दी गई, वहां कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में सफल रही। आज स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो पूरी कार्रवाई है ये राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, आज प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत माननीय भूपेश बघेल जी की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का सीधा दुष्प्रयास है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाह रहा हूं, अभी जो सीडी मामले, जो 7 साल से मामला चल रहा था, लगातार भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगाती रही, उनको सलाखों के पीछे ढकेला गया। आज सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से वर्ड टू डिसीजन पढ़ा, खुशी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा माननीय भूपेश बघेल जी के खिलाफ न कोई तथ्य है, न कोई सबूत है, ऐसा कोई केस उनके खिलाफ बनता ही नहीं है। तो जांच कमेटी की स्पष्ट रूप से उन्होंने उसको निर्दोष साबित किया। उसके बाद आज इस प्रकार से टारगेटेड रूप से केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के इशारे पे आज ईडी जो है आज स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एलिमिनेटिंग डेमोक्रेसी, इलेक्शन मैनेजमेंट डायरेक्ट रूप में काम कर रहा है। एक संवैधानिक संस्था, न केवल ईडी, आईटी, सीबीआई जो एक संवैधानिक संस्था है जो पूरी तरह निष्पक्ष काम करना चाहिए, वो आज दिख रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में टारगेटेड और प्रेशर पॉलिटिक्स की कार्रवाई कर रहा है। पहले भी हमने देखा, हमारे मलकीत सिंह गेंदू को आज बुलाया गया भवन की जांच के लिए। 9 घंटे की पूछताछ में भवन की जांच करने के बजाय उसके
प्रश्न पूछने के बजाय उनसे पूछा जाता है आपकी संपत्ति कितनी, आपके पास गाड़ियां कितनी, आपके बैंक में बैलेंस क्या। भैया जिसको जिस बात के लिए नोटिस दे रहे हैं वो पूछताछ करिए। ये क्या तरीका है आपका? आज जो कन्विक्शन रेट है वो दिख रहा है। उसे आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं ले रहा हूं आपसे। आज पहले भी हमने देखा अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, मुकुल राय, पूरी लंबी लिस्ट है। ये वही नेता है जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और माननीय मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं भैया अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। प्रफुल्ल पटेल की बात की, लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनती है वो भाजपा में शामिल होते हैं, सारे ईडी के मामले खत्म। आज वो उप मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं, प्रफुल्ल पटेल की जो संपत्ति ईडी द्वारा सीज की गई थी वो संपत्ति उनको छोड़ दी जाती है। तो ये दिख क्या रहा है? क्या वॉशिंग पाउडर की मशीन हो चुकी है? ईडी के नाम से आप प्रेशर पॉलिटिक्स करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कहता है 95% जो व्यक्ति ईडी पे कार्रवाई चलती है आगे चलकर भाजपा में शामिल होता है और पाक साफ होकर निकल जाता है। छत्तीसगढ़ में चिंतामणि महाराज जिसपे कोल घोटाले का आरोप लगा, लाखों रुपए रिश्वत की बात लगातार इनके द्वारा की गई, आज वो शामिल होता है भाजपा में, न केवल सांसद की टिकट। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ उज्जवल जी। देखिए आरोप है आप पर के जवाब आपके पास होता नहीं है। जब जनता के मुद्दों को विपक्ष उठाता है तो षड्यंत्र कहीं ना कहीं आप रच देते हैं, जब जवाब आपको नहीं देना रहता है। तो आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं, ये भी बयानबाजी आ रही है कि सत्र में जिस तरह से आप लगातार गिर रहे विपक्ष के मुद्दों से, तो अब ये नया खेल आपने शुरू कर दिया है। देखिए एक बात समझ से बाहर है खुशी जी, कितना भयभीत क्यों है कांग्रेस पार्टी, इतना डरी हुई क्यों है, इतना परेशान क्यों है? अगर ये बोल रहे हैं कि परेशान करने के लिए किया जा रहा है तो परेशान क्यों हो रहे? जब कुछ गलत नहीं किया है भूपेश बघेल जी ने इनके मुताबिक तो ठीक है, सामना कीजिए। और आज देखिए आज ईडी की टीम पे ईंटों से हमला किया गया, कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट की गई है, कोशिश की गई है, वहां पर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, दंगा भड़काने की कोशिश की गई भिलाई जैसे शांति शहर में। आखिर क्यों? ऐसा कौन सा डर है कांग्रेस पार्टी को और उनके भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि ईडी के ऊपर हमला करवा रहे हो? इससे एक बात साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं पे, शासकीय संस्थाओं पे, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। एक और बात बताता हूं आपको मैं, जब भी किसी इन पे इल्जाम लगता है और ये छूट जाते हैं तो इनको न्यायपालिका पे पूरा विश्वास आ जाता है अचानक से। सिटी कांड में बरी हुए तो बोले हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है, हम देश की न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। और अब जब इनके खिलाफ जांच होती है तो ये दंगे भड़काते हैं ईंटों से। आप सोचिए कोई जांच एजेंसी जांच करने गई, 33 लाख रुपए बरामद हुए हैं, नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी है, वहां पर ये ईंटों से हमला करवा रहे कार्यकर्ताओं से, कौन सी बात है? दूसरी बात, इनके डेटा के अनुसार तो भूपेश बघेल जी भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं। फिर कांग्रेस पार्टी के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि जिनके खिलाफ कार्यवाही होती है 95% लोग भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या भूपेश बघेल जी भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं डर के, परेशान होके, भयभीत होके? क्या उनको कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है? मुझे जवाब चाहिए। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 5 साल तक सीबीआई को बैन करके रखा प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, और पीएससी घोटाले को अंजाम दिया। भूपेश बघेल जी कहते थे ना भाजपा की सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी। मैं इस टेबल पर बैठ के आपको बता रहा हूं कि भाजपा की सरकार भी आ चुकी है, सीबीआई ईडी की जांच भी जारी हो चुकी है। अरे समर्थन कीजिए, आप सहयोग कीजिए जांच एजेंसियों को। दिक्कत क्या कांग्रेस पार्टी को? और कौन सी अराजकता फैलाने का षड्यंत्र है? पिछले 4-5 साल विश्वास ना होने का कारण वो बता रहे हैं ना उज्जवल दीपक जी। उनका कहना है कि बीजेपी गंगा कैसे हो जाती है, जब पहले आरोप लगते हैं बीजेपी में शामिल होते हैं तो पाक हो जाते हैं। उनका सवाल ये था। नहीं, आप जांच एजेंसियों की जांच प्रणाली पे आप क्वेश्चन मत कीजिए, वो जो हो रहा है चलने दीजिए ना। सब जुडिशियल अगर कोई मैटर है तो चलने दीजिए उसको, ईडी जांच करे तो करने दीजिए ना। अगर आपने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है, नकली शराब बेच के पैसे नहीं कमाए हैं, पीएससी की नौकरियां नहीं बेची है, कोयले में 25 रुपए नहीं लिया है, तो डरते क्यों आप? चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अपनी बेटी का एक बात और, अपनी बेटी का दाखिला, एडमिशन अगर पीएससी के थ्रू आपने फर्जी तरीके से नहीं कराया है तो डरते क्यों? सामने आइए, भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, ईट से हमला क्यों करवा रहे हैं? बताइए आप ईडी से जाके। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं। अजय जी, सांच को आखिर आज कैसी? सीडी कांड का आप खुद उदाहरण दे रहे हैं कि जब रिहा हो गए हैं तो अगर सच्चाई है तो घबराने की फिर जरूरत नहीं है, पूछताछ होगी और निकलना कुछ नहीं है। खुशी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैंने बहुत शांति से मेरे मित्र की बातों को सुना, उम्मीद करता हूँ भी सुनेंगे। देखिए महत्वपूर्ण बात है, क्या
ईडी की कार्रवाई में मुझे क्या मिला, 33 लाख रुपए। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भूपेश जी पुराने, उनके पास मालगुजार हैं, 150 एकड़ जमीन है और उनकी डेयरी का व्यवसाय है। 33 लाख बहुत छोटी रकम है। मुझे बता दीजिए, यहाँ 3-3 वरिष्ठ लोग बैठे हैं। मैं कंप्लीट करूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, एक शब्द। 33 लाख गिनने के लिए मुझे बता दीजिए खुशी जी, क्या 33 लाख गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन की आवश्यकता है? मुझे बता दीजिए। आज वहां एक बैंक की कर्मी मौजूद थी, बोले मैं गिन के दे देती हूँ। आप जानबूझकर मीडिया में हाइप करने के लिए नोट गिनने की मशीन बनाते हैं। सोने चांदी के जो मिले हैं वो उनके घोषणा पत्र के अनुसार मिले हैं। आज मिलता क्या है वहां पे? मंतूराम पवार और पुनीत गुप्ता जी की जो बातचीत की सीडी मिलती है। मिलता क्या? अभिषेक जी की फाइल मिलती है। तो आखिर मेरे को बता दीजिए, ईडी का क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। आज आप देखिए, आप और मैं या मीडिया एक अंदाजे लगा रहे हैं कि ये जो कार्रवाई की जा रही है वो शराब घोटाले से संबंधित है। क्या ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? क्या कि हम किस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी कैश मिली, क्या क्या मिला? आज रमन आप बता रहे हैं ना भूपेश जी ने, मैं देखिए मैं रिसेप्ट करूं, आपको बहुत तकलीफ होगी। भूपेश बघेल जी प्रवक्ता हैं क्या ईडी के? देखिए महत्वपूर्ण बात है कि आप बताएंगे। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है दीपक जी, आऊंगी मैं आपके पास, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। शब्द नहीं बोल पाएंगे, इनको मैं कंप्लीट कर लूं। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर मेरे घर छापा पड़ा है तो मैं बताऊंगा ना कि मेरे घर में क्या क्या हुआ। भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे क्या? भाजपा के प्रवक्ता जासूसी कर रहे हैं उनके घर बैठ के, क्या क्या मिला बताएंगे क्या? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहली बार हो रहा है क्या? पूर्व में हमने देखा जब ईडी कार्रवाई करता है तो ईडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन क्या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने ट्विटर हैंडल पे पूरा डिटेल शेयर कर देते हैं। तो क्या मेरे भाजपा के प्रवक्ता में तो स्वीकार करते हैं कि सारी कार्रवाई भाजपा सोशल मीडिया चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। ये जब यही बोलता है कि डिस्टर्ब ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास। फिलहाल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ गंगेश जी से। गंगेश जी, देखिए कार्रवाइयां जिस तरह से हो रही है, या फिर मैं ये कहूंगी कि जितनी पूछताछ हुई है, कवासी लखमा के समय की मैं बात कर लूं या आज के समय की बात कर लूं, सवाल उठाए गए हैं एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर, उनकी विश्वसनीयता पर। क्या लगता है बार बार ये जो सवाल उठाए जाते हैं आखिर जनता पर कितना असर डालेंगे? क्या उतनी विश्वसनीयता हो पाएगी? दोनों ही आपने राजनीतिक दलों को देखा, अपने अपने तर्क वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, सत्र जो चल रहा है आज, ये देखा गया कि प्रश्नकाल के दौरान इतना हंगामा, नहीं लगता कि यहाँ जनता के मुद्दे पे फिर इफेक्ट होते हैं इन चीजों से? हाँ, देखिए निश्चित तौर पर प्रश्नकाल के दौरान जो हंगामा हुआ है वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, बड़े नेता है कांग्रेस का, फिर राष्ट्रीय महासचिव बने हैं हाल फिलहाल में। जब वो मशीन बुलाई गई नोट गिनने की, तो सारे लोगों, मीडिया को भी ये लगा कि 1-2 दिन तक गिनती होगी नोटों की, लेकिन बहुत कम समय में खत्म हो गई गिनती। तो एक वो बात तो बनी, मतलब ये बात तो आई कि इतना नोट तो मिला नहीं कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक उसे गिनती चले। दूसरी बात, गंगवानी जी बोल रहे थे, जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, बार बार इस तरह का इत्तेफाक बने। इत्तेफाक 2 बार 4 बार होता है, अगर लगातार इत्तेफाक बन रहा है और मीडिया की रिपोर्ट्स में चीजें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी उस समय भाजपा भी ये सवाल उठाती थी और सीबीआई को कांग्रेस का तोता तक बोला गया था उस समय। तो निश्चित तौर पर देखिए, जब जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रही हैं, और बार बार जब कोई इंसिडेंस बने तो सवाल उठना लाजमी है और उस पर बहस छेड़ना भी लाजमी है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सदन में जिस तरह से आज हंगामा हुआ, थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए था, क्योंकि लाखों रुपए खर्च होते हैं रोज की बैठक के लिए, और बजट सत्र चल रहा है, कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे रहते हैं जिसपे चर्चा हो जानी चाहिए और चर्चा निकल के चीजें बाहर आनी चाहिए, और जनता के बीच के मुद्दे कई सारे वो है, मतलब मेरे ख्याल से 3 महत्वपूर्ण विधेयक थे जिनको पास होना था, आज वो नहीं हो पाए। तो इस तरह की चीजें जो प्रभावित होती हैं। लेकिन ठीक है भाई, विपक्ष का काम भी है, जब तक अपना विरोध प्रतिरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो विपक्ष की भूमिका कैसे पता चलेगी। तो कुल मिला ये प्रत्येक स्वरूप ही था, ऐसा मुझे लगता है जी। निश्चित बात आप कह रहे हैं। ठीक है दीपक जी से, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। अजय जी एक मिनट, दीपक जी से ये भी डिस्टर्ब होंगे। चलिए ठीक है दीपक जी, मुझे बता दीजिए छत्तीसगढ़ के नान घोटाले पे क्यों कार्रवाई नहीं करते? 6,500 का चिटफंड घोटाला होता है, क्यों कार्रवाई नहीं करते? रमन सिंह की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ जाती है, ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करता? पनामा पेपर का विशाख सिंह विंध्यवासिनी वार्ड का पता मिलता है, ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करता?
आज जो कहीं ना कहीं अडानी की शेल कंपनी में 20 लाख रुपए आता है, ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करती है? इंडियन प्रदर्शनी बैंक घोटाला होता है, उमेश सिन्हा खुद ही स्वीकार करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों को, डीजीपी को करोड़ों रुपए की रिश्वत दी गई, ईडी क्यों कार्रवाई नहीं करता? आपने मेरे मित्र से पूछा कि जो जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है उस पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप लगातार जो जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री थे, चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, या पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, या महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, आप जो लोकतंत्र द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री है, देश के इतिहास में पहली बार आप टारगेटेड रूप से कार्रवाई करके, प्रेशर पॉलिटिक्स करके, अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, विधानसभा लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, खुशी जी, ये किसी प्रकार से लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैं आपको स्पष्ट करता हूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से 3 बातें कही। क्या ईडी अपनी कार्रवाई को पारदर्शी और क्यों नहीं बना जा रहा है? क्यों ईडी अपनी कार्रवाई टारगेटेड कर रहा है? बिना पर्याप्त सबूतों के, बिना तथ्यों के अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई उसमें वर्ड टू वर्ड उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ना कोई पर्याप्त सबूत है, ना आपके पास तथ्य है। उसके बाद लंबे समय तक आप उनको सलाखों के पीछे ढकेलते हैं। आखिरी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं खुशी जी, शराब की बात कर रहे हैं, क्या आज शराब के जो नकली होलोग्राम की बात हो रही है, किसी जो गुजरात में, दिल्ली में जो शराब की फैक्ट्रियां हैं जहां नकली होलोग्राम लगाए गए, क्यों आग राजनीतिक संरक्षण देके किसी भी फैक्ट्री पे, किसी भी उत्पादक पे कार्रवाई नहीं करता? ये रमन सरकार 2012 से 2017 तक जो यहाँ के निर्माता कंपनियां थी, बिना मापदंड के पालन किए IMFL, इंडियन मेड फॉर लिकर का लाइसेंस दिया गया, 40 से 70% की छूट देके 4400 करोड़ के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ईडी को कार्रवाई करनी थी तो वहां से शुरू क्यों नहीं करते? आखिर रमन सिंह या अन्य लोगों को बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? फैक्ट्री के मालिकों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? महादेव सट्टा में राजनीति करने वाले लोग आज जो है चाहे लगभग 28% GST, 31% वो इनकम टैक्स पर सरचार्ज, कुल मिला के 59% टैक्स वसूली करके ये वही भारतीय जनता पार्टी है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं, जवाब ले लेती हूँ दीपक जी। दीपक जी, अजय जी की बातों का जवाब। और दूसरी बात है कि सवाल आप पर फिर क्यों नहीं उठाए जाएंगे जब आपके ही नेता फिर बयानबाजी करते हैं? हिंट तो कहीं ना कहीं पहले से मिल रही थी ना। आपके नेता जब बयानबाजी देते हैं कि अभी ये तो शुरुआत है, अभी और भी नेता के नाम शामिल हो सकते हैं, इशारा कहीं ना कहीं माना जा रहा था भूपेश बघेल जी की ओर आज, और आज वो हो गया। देखिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं दीपक जी से जवाब दे रही हूँ। अजय जी लौटूंगी आपके पास। दीपक जी। खुशी जी, बात बड़ी सिंपल है। क्या ये ईडी की कार्यवाही पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे तो आप ईडी से सवाल जवाब कीजिए। मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, अपनी पार्टी के नीति निर्देशों का पालन करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूँ। अगर ईडी कोई चीज नहीं कर रही है तो ये सवालों को ईडी के पर मैं एक बात बताता हूँ, जब पीएससी घोटाला हुआ था, जब ईडी कांग्रेस के सारे प्रवक्ता 3 भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठे थे, पूछ लीजिए और यहाँ पर बैठ के नेताओं के नाम चलिए ठीक करते थे अपने पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को ईडी के प्रवक्ता नहीं बैठे, आईटी कांग्रेस के प्रवक्ता को चाहिए संवैधानिक संस्थाओं को करते बचाने की कोशिश। ठीक है अजय जी, लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है चलिए ठीक है, देखिए ऐसे बात नहीं रख पाएंगे अजय जी। अजय जी देखिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया था। ठीक है, वही जवाब ले रही हूँ ना मैं। दीपक जी का जवाब सुनिए, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है ठीक है अजय जी, देखिए आपको समय मिला था। अजय जी आपकी बातों का जवाब ले रही हूँ ना मैं लौटूंगी आपके पास। दीपक जी से पहले प्रतिक्रिया हो जाने दीजिए। अगर ये शांति से नहीं करता। ठीक है, अभी कहाँ डिस्टर्ब किया था? आपके नेता बचे हुए कर्मी, आपके जन नेता कर्मी, ये आपके नेता जो लगातार आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी है। परिवार ठीक है, नारायण राणे, ये वॉशिंग पाउडर मशीन बनना बंद करिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। ये जीरो टॉलरेंस का जो दावा करते, राजनीतिक पाखंड करते हैं, उसका पर्दाफाश न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता के सामने। चलिए ठीक है अजय जी, देखिए हो गए ना आपके सवाल। ठीक है, आप सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब भी तो किसी से लेना होगा ना अजय जी। जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, खुशी जी मैं शांति से सुनता रहा। मेरे पहले राउंड में लगातार नहीं बोलते रहे, आपने भी इनको रोका नहीं। मैंने 3 बार ठीक है ना, इतना नहीं बोले थे, मैंने रोका था ना, मैं आपको भी रोक रही हूँ। आपकी बातों का जवाब ले रही हूँ। दीपक जी
अगर बताइएगा मेरे समय आएगा तो बोलूंगा मैं ऐसे चीख चिल्लाहट में। ठीक है, ये शुरुआत आपने की। चलिए ठीक है अजय जी अब देखिए शांत रहिए, समय की कमी है, प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। दीपक जी अजय जी बौखला क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए चलिए ठीक है, आप मुद्दे पे आइए दीपक जी। ये आपका नेता आपके बौखला रहे हैं, ये आपके नेता जायसवाल जी के क्या जवाब माफी मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए स्वास्थ्य का घोटाला बताना चाहिए। 380 चलिए ठीक है, समय की कमी है, मुझे नहीं लगता कोई सार्थक चर्चा ऐसे हो पाएगी। खुशी जी ठीक है दीपक जी, ये भाजपा के प्रवक्ता के साथ न्याय नहीं है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ भी बोलने का मौका दे और मैं बोल ना पाऊं बात। रखिए अब अपनी बात रखिए। ठीक है दीपक जी, ठीक है समय की कमी है। देखिए मुद्दे पे आइए ना दीपक जी, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे। दीपक जी अपनी बात रखिए। मैं अपनी बात रख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को इतना डर क्यों है ईडी से? अगर कुछ गलत काम नहीं किया है, नौकरियां नहीं बेची, कोयले पे पैसा नहीं लिया, नकली शराब बनाई, सामना करें ईडी का। अरे आप ईट पत्थर से मुकाबला कर रहे ईडी का वहां पे। फिर देखिए अजय जी देखिए कृपया शांत रहिए। देखिए आपको मैंने पर्याप्त समय दिया है अजय जी। देखिए जो शुरुआत जी पहले चलिए ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसी चर्चाएं हो पाएगी। फिर हंगामा ठीक है, सदन सड़क में तो होगा, लेकिन अब ऐसे चैनल में भी होगा, ऐसे मुझे नहीं लगता ठीक है चर्चा हो पाएगी। फिलहाल समय की कमी है। ठीक है चलिए ठीक है, फिलहाल समय की कमी है, इसलिए फिलहाल चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए एक बार फिर से कार्रवाई होती है ईडी की और उसके बाद से संग्राम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में छिड़ जाता है। सदन में इसको लेकर हंगामा, सड़क पर हंगामा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी जो पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क है, क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार पर षड्यंत्र के, और सरकार का कहीं ना कहीं यह कहना है कि कार्रवाई ईडी कर रही है ना कि बीजेपी कर रही है। हालांकि अपने अपने तर्क है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो शराब घोटाले की आंच है और कितनी छत्तीसगढ़ में फैलेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।